सब बैठे हैं, मिठाइयों का दौर है। आजकल तो मार्केट में देखिए कुछ मीठा हो जाए टाइप की कुछ चीज़ चलती है। जब यहाँ पे रोहित गुप्ता सर जो है वो कलेक्टर थे, तब हम लोगों ने वहाँ गए थे जी। तो हम लोगों ने एक मिशन चलाया जी। उसको हमने कोई दिखावे के लिए मिशन पोटरा नहीं कहा जी है ना, हमारा अभियान था। अच्छा, ये दिखावा है आपका कहने का मतलब? नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात के लिए कह रहा हूँ। नहीं जरा बताया आपने। हाँ वो बीटीपी के रूप में आए थे और फिर आगे जाके बीएपी हो गए जी। और आजकल चर्चा है कि वो भीम ट्राइबल कांग्रेस बीटीसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एक बार कह के देखें आदिवासी सही जी। एक बार बोल के देख लें, इनका सारा फंडिंग जो इंटरनेशनल लेवल से आ रहा है सारा बंद हो जाए जी। इनकी दुकान बंद हो जाए। वाइटिक्स और अर्थ प्रेजेंस मन की बात मनुराव के साथ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इन दिनों महापर्व है। वह महापर्व है लोकतंत्र के चुनाव का, अपना प्रधान सेवक चुनने का, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का। और इसी कड़ी में मेवाड़ ने हमेशा अपनी महती भूमिका निभाई है। 1952 में मास्टर बलवंत सिंह मेहता से लेकर 2019 में अर्जुन लाल मीणा तक सभी ने दिल्ली में उदयपुर की पैरवी की है और आगामी 26 अप्रैल को द्वितीय चरण के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें उदयपुर से करीब 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। हम आपको बता दें कि 26 अप्रैल के चुनाव में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं और हम तमाम प्रत्याशियों से आपको मिलवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतदान प्रतिशत बढ़े और आप उसे चुनें जो आपके दिलों पर राज करता है। तो इसी कड़ी में आज हमारी खास पेशकश मन की बात मनुराव में हमारे साथ होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मन्ना लाल रावत। मेवाड़ संभाग की उदयपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा, इसका जो भूभाग है अलग अलग भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और 8 विधानसभाओं में हम आज आए हैं। सलुम्बर विधानसभा के सराड़ा कस्बे में बहुत ढूंढना पड़ा हमें। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका प्रचार जो है बड़ा तूफानी स्तर पर चल रहा है और उनके पीछे जब हम चलें तो काफ़ी लंबा रास्ता जो है हमें पास करना पड़ा, क्योंकि लेकिन हमारा जो मकसद है आप तक हर प्रत्याशी की बात पहुंचाना। तो इसीलिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मन्ना लाल जी रावत। वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर परिवहन विभाग में रहे हैं और यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत उन्होंने दुर्घटनाएं कम करने के लिए एक फिल्म बनाई थी, चलो संभल के रहो संभल के। उसमें उन्होंने नेताजी का रोल किया था। शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें उसके बाद में अगर वीआरएस लेने के बाद में नेता का रोल करना पड़ेगा, असली जिंदगी में वो नेता बनेंगे। तो उनसे जानेंगे। मन्ना लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके जन्म से लेके शिक्षा दीक्षा, फिर परिवहन विभाग में आए और फिर राजनीतिक क्षेत्र चुना, एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय चाहेंगे। देखिए, दरियावत से दीदी आप प्रतापगढ़ जा रहे हैं, जी। सीता माता वन्य अभयारण्य का क्षेत्र है। वहाँ एक गांव है चिकलाड़, लगभग दरियावत और प्रतापगढ़ के सेंटर में पड़ता है। वहाँ हमारा जन्म हुआ, पैतृक गांव है। आज भी परिवार वहीं रहता है, पिताजी वहीं हैं। तो ये एक क्रम है, गांव से शुरू हुआ और जैसा कि एक सामान्य जो ग्रामीण परिवेश होता है, जनजाति परिवार है, वो सब कुछ जो गांव में होता है, जिसमें छत भी टपकती है, जिसमें खेती भी है, जिसमें इतना अन्न नहीं पकता है कि सब कुछ परिवार चल जाए, पशुपालन भी है। उसके बावजूद भी पढ़ने की भी एक परिपाटी शुरू हो गई है। पिताजी प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए, बड़े भाई साहब हैं वो प्रेरित करते हैं। तो ऐसा एक क्रम चल पड़ा और क्रमशः फिर जब गांव तक की 5वीं की शिक्षा गांव में ही ली, जो शासकीय विद्यालय है। उसके बाद जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का आश्रम हॉस्टल है, उसमें 6ठी से 8वीं तक पढ़े। देवगढ़ है पास में, देवगढ़ देवलिया जिसको बोलते हैं जी। वहाँ भी वो सारी हॉस्टल की वही होमवर्क, वही नंबर कमाना, वही है सारी चीज़ें एक चलती रहती है। अपना एक मनोभाव है, एक यात्रा है जी। उसके उपरांत प्रतापगढ़ जो उसका उस कालखंड में तो उपखंड मुख्यालय था, आज प्रतापगढ़ जिला डिस्ट्रिक्ट है जी। वहाँ गए तो समाज कल्याण के हॉस्टल में रहे कक्षा 9 में और 10वीं पढ़ते पढ़ते आधा 10वीं। अच्छा। उसके बाद लगा कि बोर्ड है 10वीं का, मुझे लगता है कि यार ठीक नहीं बैठेगा। फिर कमरा किराया लेके रहना और वही घर से गेहूँ उठा के ले जाना, पिसवाना, खुद रोटी बनाना, वो एक क्रम चलते चलते प्रतापगढ़ में ही फिर 12वीं किया और वहीं कॉलेज किया, बीएससी किया।
हम लोग जनजाति समाज के 25 साथी थे जो 12वीं जिन्होंने साथ में किया था। उसमें से 23 एसटीसी करने चले गए, एक फेल हो गया और एक मैं मात्र अकेला था जो कॉलेज गया जी। और वो भी फिर बीएससी करने के लिए, अच्छा पीसीएम ग्रुप लेकर। जी। तो इस प्रकार से बीएससी हुआ, 94 में बीएससी किया और उसके बाद फिर मन में एक भाव आ गया था कि यहाँ कॉम्पिटिटिव सर्विस की तरफ जाना है। फिर उदयपुर आ गए जी। सुखड़ा यूनिवर्सिटी में पीजी और देन आगे फिर सिलेक्शन और सारा क्रम चला। जी। आपके साथी भी बताते हैं जो आपके साथ हॉस्टल में रहें कि मतलब आपको खाना बनाने का और इनका बहुत फेवरेट था, वो ऐश मौज करके जब आते थे तब आप उनके लिए बनाते थे, क्या ये बात सत्य है? हाँ, निश्चित रूप से मुझे हलवा बनाना बहुत मज़ा आता है जी। और मुझे लगता है कि बड़ा साथ में बैठ के खाना, अकेले अकेले खाना में आनंद नहीं आता है। जी। और टीएरआई जनजाति जो एक शोध संस्थान है उदयपुर का, उसमें रहे 1.5 साल करीब। तो वहाँ इतना तो नहीं था कि हलवा बना दे, लेकिन दूध और चावल और वो जो खीर बनती थी जी। वो उसका आनंद था। फिर 5, 7, 10 जने आ जाते, मेडिकल हॉस्टल से कुछ साथी आ जाते थे और फिर आनंद से जी। वो सुबह शाम कोशिश करते थे, कहा ये सबसे इजी है बनाना, खाली इसको ध्यान नहीं रखना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। ये क्रम चलता था। देन बाकी सारी टोली बनती गई, एक दूसरे को पढ़ाते गए, मार्गदर्शन लेते गए, गुरुजन भी मिले अपना। कई बार ये लगता है कि जहाँ चाहो वहाँ रहा, आप ढूंढते हो किसी को। तो उदयपुर में मैंने साथी को ढूंढा, कोई एक तो ऐसा हो जिससे मैं चाह रहा हूँ ऐसा कोई मिल जाए, मैं बोलूँ वो सुन ले और वो बोले तब मैं सुन लूँ, दोनों एक दूसरे की गलतियों पे काम करें। तो ऐसा एक मुझे लगा करीब 3-4 महीने तक मैंने कई साथियों के साथ बात की, लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं। अंततः कथवा है कि विष्णु प्रसाद मीना नाम से भगोरा परिवार के खेरवाड़ा के थे, कातरवास के थे, वो मिले। वो फिर हम लोगों ने करीब 1.5 साल तक, उन्होंने मुझे सुनाया, मैंने उनको सुनाया और ये क्रम 1.5 साल तक चला। तो होता यही था कि एक टॉपिक है और टॉपिक पे बात करनी है और सामने वाला चुपचाप सुनता था और नोट करता था। वो जब टॉपिक खत्म होता था फिर उसके बाद बताता था कि ये 3 कमियां इसमें अभी भी हैं, इसको सुधार कर ले। मुझे लगता है कि ट्रायल एंड एरर के बेस पे अपनी एक मेथड बनाते हुए और एक सिलेबस के तहत यात्रा में निकलते चले गए, उसके बाद रास्ते बनते चले गए। आपने बताया कि आपको छात्र जीवन में हलवा बनाना काफ़ी पसंद था और राजनीति जीवन में आए हैं, हलवे की जो है परिपाटी चेंज हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मिठास है वो तो सदैव ही आकर्षित करती है। जी। जब बैठे हैं, मिठाइयों का दौर है आजकल, तो मार्केट में देखें कुछ मीठा हो जाए टाइप की कुछ टच्ची चलती है। तो मुझे लगता है ये क्रम है। चाय भी पीते हुए दिन वहीं से शुरू करते हैं, वो भी मिठास के साथ करते हैं। तो बड़ी अच्छी सी एक दिन की शुरुआत वगैरह होती है, वो सारा क्रम चलता है। मुझे लगता है ये क्रम आगे जारी रहेगा, साथियों के साथ में कुछ विषयों को लेकर, कुछ बातों को लेकर, कुछ मूल्यों को लेकर, कुछ योजनाओं को लेकर, ये सारा एक रास्ता बनाने का जो क्रम है, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। और क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करें, परिणाम परख करें, तो ये भी सारा क्रम चलता है। ये भी अपने आप में एक मिठास बनने वाला है, क्योंकि आप इससे किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं और बदलाव लाने के लिए जीवन के साथ जुड़ते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ता है। मुझे लगता है ये जो क्रम है, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अगर आप क्रम देखेंगे तो वो यही है। उन्होंने जीवन में हज़ारों लोगों के जीवन को बदला है और बदलने की प्रक्रिया शुरू की है। कहीं लखपति दीदी है, कहीं किसानों की आय डबल करने की बात हुई, तो लगता है एकदम कनेक्ट हुए। कहीं विरासत की बात हुई है, तो हर जगह पे लगता है कि हाँ ये हमारा अपना बदलाव। और आज की तारीख में ये भी लगता है ये मिठास कितनी बड़ी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का परिवार हम आज परिचय देते, बड़ा एकदम महसूस होता है। ये मिठास जारी रहे, मुझे लगता है ये क्रम। तो जिस तरह से ये मिठास जारी रहे, बातचीत का दौर भी जारी रहेगा। आपकी सभा में हैं, हम सभा के बीच में आए तो एक बार सभा भी देख लेते हैं और फिर नए सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। निश्चित रूप से जी, वेलकम जी। तो आप सभी को प्रणाम। हमारा जो मार्गदर्शन है वो ये कि अब की बार 400 पार, तो वो तो सारा हो जाएगा देश में, लेकिन अपना भारत कहाँ पे? अपना भारत शुरू होता है अपने बूथ लेवल पे। तो बूथ लेवल पे अपन को एक बार मनवार करनी है, और अब की बार 400 पार को बूथ लेवल पे देखें तो लगता है कि वहाँ थोड़ा और ज़्यादा कि जो विरोधी है उनको भी समझाना है, उनको भी बताना है कि अब ये वोट तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए। तो ये तो ऐसा लगता है कि अब की बार 400 पार बूथ लेवल पे आर पार थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, यो सुधागिरी है। और यही एक बात है, यही एक विचार है, तो कि अपन एक दूसरे को निमंत्रण दें। तो आज यहाँ पर आप सभी आए, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए। आप सभी के पास अनुभव है, आप सभी ने बहुत मेहनत की है। काफ़ी ऐसे कार्यकर्ता हैं, खूब सारे कार्यकर्ता हैं जो जनसंघ के टाइम से काम कर रहे हैं। आवे जननी राम राम, आवे जननी राम राम, अजी जावे जननी राम राम, अजी जावे जननी राम राम, रास्ता में मिल जो राम राम, रास्ता में मिल जो राम राम, गेला में मिल जो राम राम, गेला में मिल जो राम राम,
अजी राम राम हो राम राम फिर मिलांगा राम राम। भैया ने बोलो राम राम, 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 बहनों को बोलो राम राम, बहनों को बोलो राम राम, सगला जन बोलो राम राम, सगला जन बोलो राम राम। अजी राम राम हो राम राम फिर मिलांगा राम राम। तो आपने चुनावी दौरे के दौरान होने वाली सभा को भी देख लिया। अब हम रावत साहब से जानेंगे सर, एक जो जब से आपने चुनावी सभा शुरू की है, राम राम जो गीत है, आवे जन्ने राम राम जावे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मुझे बचपन ध्यान आता है कि गांव में जब भजन मंडलियाँ होती थी जी, कुछ मिलते थे तो एक क्रम चलता है जी, आनंद के लिए जी, है ना। आज के आनंद की जय हो से शुरू होता है जी, और पूरा चलता है। तो जो आखिरी जो पद आता है, जी, सभा विसर्जित हो रही है, भजन मंडली विसर्जित हो रही है, तो मैंने देखा है कि पिताजी खुद ही इस भजन को गाया करते थे जी, कि आवे जन्ने राम राम जावे जन्ने, क्योंकि उसके बाद विसर्जन है तो सबको राम राम करते हुए बड़े मस्ती में। जी। तो मुझे एकदम अपील करता है, मुझे पूरा भजन तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ये जो मुखड़ा है जो वो याद रहा। तो बस सहज भाव से किसी कार्यक्रम में, क्योंकि अपन को शेर व शायरी तो आती नहीं कि जाके कहाँ मिलेंगे, वो है कि मुसाफिर हूँ यारो यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे ऐसे टाइप कुछ करते हैं, तो मुझे पूरा आता नहीं है इतना। तो मुझे सहज भाव से यही एकदम याद आया कि आप सभी को राम राम जी, फिर मिलेंगे राम राम। हाँ, ये भजन आपका डिमांडिंग रहता है, जहाँ भी आप जा रहे हैं तो सभी लोग कहते हैं कि एक बार वो सुनना चाहेंगे। हाँ हाँ, अभी भी आपने सभा में देखा ये एकदम क्रम चल पड़ा है जी। और अच्छा, पूरा वातावरण जिस ढंग से है वो सारा विरासत का है, आस्था का है जी। और प्रभु श्री राम को आप देखेंगे तो वो आदर्श के पूरे वातावरण में, हर जगह कण कण में जी। तो उनको आदर्श मानने का एक पूरा क्रम है ही, सहज भाव से है। तो मुझे लगता है ये क्रम है जी। सहज सही है सभी, और जब चल पड़ी बात तो फिर सहजता में इस बात अगर बात करें विरोधी पार्टियों की, तो उनका ये कहना है कि राम नाम को एक तरह से आपने ब्रांडिंग करने के लिए या जीतने के लिए, सनातन में जाने के लिए राम के नाम का कब्जा किया। क्या कहेंगे आप? दीदी, हम तो सनातनी तो है ही जी हैं, अब व्यक्तिगत जीवन जो है वो तो उसी तरीके से रहेगा और हम अपनी बात को सहजता में कहते चले जाए। उसका भाव कैसे कोई लेता है, कैसे देखता है, ये उनका अपना नजरिया है, लेकिन अपना जीवन, मेरी आस्था, मेरी अपनी परंपरा अपनी जगह पे है, मैं सभी को सम्मान देता हूँ। और आप देखिएगा यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है, वो खुद कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जो विश्वास है वो तो सबका है जी। व्यक्तिगत जीवन में सभी अपने, हमें किसी को गलत नहीं कहते। हाँ, कोई किसी को रोकेगा टोकेगा तो गलत है, लेकिन मैं अपने जीवन में जैसा हूँ वैसा हूँ, इसमें क्या बुरा है? सबकी अपनी आस्था, अपनी आस्था है। और ये हम अच्छा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, समाज कहते हैं, सारे ये। अच्छा आप देखिएगा, थोड़ा वेदों की तरफ ध्यान दें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, निरपेक्ष भाव से सहजता ही है सबका। कहीं पर भी पंथ नहीं है, कहीं पर भी कोई धर्म नहीं, कहीं कोई आड़ नहीं है, कहीं कोई दिखावा नहीं जी। बस यात्रा है, ये चलती रहे जी। परिवहन विभाग में आपने काफ़ी समय तक काम किया, उदयपुर में रहते हुए कुछ अनुभव? हाँ, काफ़ी सारे अनुभव है। अब देखिएगा कि वैसे नौकरी तो आजीविका के लिए होती है, उसको कहीं पर भी अपने प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया। हाँ, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, कोई काम करते हैं, तो दिखता है कि यहाँ जनता के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं, तो कुछ अभियान चलाए। आप देखिए कोटड़ा की क्षेत्र में है, हम लोग जब यहाँ पे रोहित गुप्ता सर जो है वो कलेक्टर थे, तब हम लोगों ने वहाँ गए थे, तो हम लोगों ने एक मिशन चलाया जी। उसको हमने कोई दिखावे के लिए मिशन कोटड़ा नहीं कहा जी, है ना, हमारा अभियान था। अच्छा, ये दिखावा है आपका कहने का? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात के लिए नहीं, जरा बताया आपने। तो हमने एक मिशन चलाया। आप देखिएगा कि 250 युवाओं को साथ में बिठाया जो गाड़ियाँ चलाते थे वहाँ पे। तो कलेक्टर सर ने पूछा उनसे, ये 250 लोग हैं, आप बताइए कि आप लोगों को आरटीओ साहब से क्या चाहिए जी। तो सब लोगों ने कहा, साहब हमें इतना चाहिए कि ये इस क्षेत्र में नहीं आए, क्योंकि आएंगे तो चालान बनाएंगे, जुर्माना भरेंगे, अनावश्यक हम लोगों को इधर उधर भागना पड़ेगा जी। फिर हमने प्रण लिया कि मैं आऊंगा और मैं यही रहूंगा। अच्छा, है ना। और फिर उसके बाद वो जो 250 थे, उनसे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने जो एक अभियान चलाया, उस अभियान को अच्छी गाड़ी अभियान हम लोगों ने नाम दिया था। कलेक्टर सर कुछ और चाह रहे थे, उनका पूरा समर्थन था। हम लोगों ने सोचा था कि ये 250 जो टैक्सी चालक है, इनके लाइसेंस बनाए, और लाइसेंस इस प्रकार से बनाए इनका शोषण नहीं जी। फिर हमने जब वहाँ से आते हैं तो किराया लगता है, हमने कोई
खुद ही स्पॉन्सर्ड करके एक बस लगाई और उनको लेके आए, बसों में बिठा के लेके आए। एक दिन में एक पंचायत और फिगर इकट्ठा करके हमने काम शुरू किया। हमने इस अभियान को 6 महीने तक चलाया। आप आश्चर्य करेंगे, हमारा मन में संतुष्टि ये थी कि हम 500 लोगों का यदि काम कर लिया तो ये अभियान सफल होगा जी। लेकिन आपको आज जब मैं बता रहा हूँ तो वो आंकड़ा जो है ना 17,500 को पार गया था भाई। वो कोटड़ा से झाड़ोल की तरफ भी आया, झाड़ोल से गोगुंदा की तरफ भी गया। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा काम है और हम लोगों ने गुरुवार का दिन तय किया था। गुरुवार को दिन अधिकांश कार्यालयों में जो सरकारी मेरा अनुभव था कि शुरू में प्रेशर रहता है सप्ताह के 2 दिन, आखिरी में लोग थोड़ा सा यूँ होते हैं कि किसी को बाहर जाना है, किसी को छुट्टी जाना है, तो फ्राइडे भी बैठता नहीं है। गुरुवार का ऐसा दिन है जिसमें सबसे कम काम होता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव था। तो हम लोगों ने स्पेशल काउंटर लगाया, लोगों को काम किया, समझा, इसकी वीडियो फिल्म दिखाई, एक अभियान शुरू किया, तो ये काम चल पड़ा। तो ऐसा एक अभियान किया। दूसरा हम लोगों ने कभी ये था कि जो कैंप लगाकर लाइसेंस बनाने का अभियान कर सकते हैं, तो हम लोगों ने जितने भी सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर किया। तो उस कालखंड में हम लोगों ने 33,000 लाइसेंस बनाए थे, कभी पत्रिका के साथ, कभी किसी के साथ, कभी एनजीओ के साथ। तो लगातार हर संडे को हम करते थे, तो हमने संडे को सेक्रीफाइस किया। हम अपनी सुविधा के लिए नहीं चलते थे। फिर हमने अच्छी गाड़ी अभियान के साथ साथ हमने एक मिशन मीरा चलाया था कि महिलाओं को कॉमर्शियल व्हीकल चलाना चाहिए जी। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो वो कहते हैं ऑटो वाले अंकल आएंगे, फला आएंगे, ये वो कॉन्सेप्ट चलता है। हमने कहा कि ऑटो वाला अंकल की जगह ऑटो वाली दीदी क्यों नहीं हो सकती, है ना। और हम लोगों ने इसका अनुभव जो लिया था वो रांची में एक पिंक ऑटो नाम से एक अभियान चलता है जिसमें जनजाति बालिकाएं चलाती है। केवड़िया जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ पर जनजाति बालिकाएं ई रिक्शा चलाती है सैकड़ों की संख्या में। उसे हम लोगों ने अनुभव लेके इस अभियान को भी किया, तो उसमें भी काफ़ी मिले। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हम लोगों ने किए। सामाजिक स्तर पर बात करें तो प्रतिभाओं को जोड़ने का एक अभियान हम लोगों ने चलाया था, जनजातीय प्रतिभा सम्मान एवं सर्व शिक्षक समाज के सम्मान समारोह। तो उस क्रम में भी हम लोग तहसील लेवल पे गए, जिला लेवल पे गए, अंचल स्तर पे 8 जिलों का कार्यक्रम किया। उसमें मोटा हम लोग 25,000 युवाओं को हम लोग जोड़ पाए। और हर साल उस अभियान में जो दर्शक के रूप में भी आते थे, जिनसे हम लोग संवाद करते थे, उनकी संख्या भी अच्छी खासी थी। 10-12 साल वो भी अभियान चला और वो क्रम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए जी। ताराचंद जी, मीणा कलेक्टर रहते हुए आपसे कभी मुलाकात हुई या फिर आपने उनके कामों को देखा हुआ? नहीं, मेरा पदस्थापन यहाँ नहीं था जी। हाँ, और फिर भी इस कालखंड में, उस कालखंड में कई बार मिलना हुआ। हम लोग जब प्रतिभा सम्मान समारोह करते थे तो समाज की जो सज्जन शक्ति है कि कोई भी समाज का व्यक्ति जो अग्रणी है उसका मार्गदर्शन, उनके साथ संवाद करना, बात करना। और समाज में जब काम करते हैं तो होता ही है कि उनका अपना जो स्टेटस है उसको देखते हुए उनको सबको बुलाते हैं। उस क्रम में कई बार मिलना हुआ हमसे और उनकी बातों को सुना। वो बहुत अपने प्रशासनिक तरीके से बात रखते हैं कि इवेंट को करना है तो कैसे रखते हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल में वीवीआईपी रहते हैं, तो उनका अनुभव उनको अटेंड करने का काफ़ी लंबा था। तो इस बात को देखा और सहजता में कई बार हम लोगों ने विषय भी अपने रखे, सुना और ये सारी चीज़ें चली जी। हाँ, और एक कार्यक्रम में तो बकायदा मिलना भी हुआ हमारा। जब मेरा प्रमोशन हो गया तो युवाओं ने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया था और शायद उन्होंने मुझे पगड़ी बनाई थी, सफा बनाया था, ऐसा भी कुछ एक क्रम आया था जी। बाकी कोई साधारण बातचीत कभी नहीं रही? हाँ, इस तरह का तो कोई विशेष नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगता है एक जो कलेक्टर होता है वो स्थानीय सरकार होता है, वो अपने तरीके से उनके अपने सारे लोग बाग आगे पीछे लगे होते हैं। तो सहजता में कोई बात आप रखने जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा हो पाती है। हाँ, उनके कई बार कलेक्टर को ये भी पता नहीं रहता कि वो कितने कमेटियों का चेयरमैन है जी। क्योंकि मैं लोक प्रशासन का विद्यार्थी हूँ। 108 कमेटी का चेयरमैन कलेक्टर होता है जी। वो कभी भी सभी एक कालखंड में सभी कमेटियों की बैठक नहीं कर पाते जी। इतनी व्यस्तता रहती है। फिर वो सारा सरकार का जो होता है ना लवाजमा, उसमें रहते हैं। तो सरकार के लवाजमे में कॉमन मैन के साथ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संवाद तो नहीं होता, लेकिन समस्याओं के ऊपर बात करने की, मार्गदर्शन करने की वो ज़रूर एक बन सकती है, लेकिन पब्लिक और कॉमन मैन के साथ कॉन्टैक्ट कलेक्टर का नहीं बन पाता, ऐसा मुझे लगता है जी। डॉक्टर साहब, अगर बात करें आपकी पार्टी की तो 2 बार लगातार पार्टी का प्रत्याशी जीता है। 4.5 लाख वोट जीते हैं उन्होंने सेकंड चुनाव में। और अभी पार्टी की जो इच्छा है 400 पार, और जिस तरह से आपने भी बोला, तो क्या आप इस 4.5 लाख के आंकड़े को पार करेंगे? हैट्रिक होगी? मुझे लगता है अब की बार 400 पार तो अखिल भारतीय नारा है जी। अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का संकल्प है कि यहाँ हम जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 370 का आंकड़ा टच करेगी, इसको क्रॉस करेगी। 370 का महत्व आप जानते हैं जी, पूरी दुनिया जानती है क्या है जी। तो और एनडीए की 400 पार जाएगी, ये एक संकल्प है। और ये जहाँ पर भी आप बात करते हैं, संवाद करते हैं, मीडिया में भी आपने देखा होगा, उसकी तरफ पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हाँ, जहाँ तक उदयपुर की बात है, उदयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जिस प्रकार का स्नेह
मिल रहा है, जिस प्रकार से हम कॉमन मैन के साथ बात कर रहे हैं, उनकी इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो उपलब्धियाँ उसको रख रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें 370 भी हो गया, राम मंदिर हो गया, ये सारे इस कालखंड में हुए हैं, ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, वो सारा देखा है। और राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जिस प्रकार के 100 दिन में जो उपलब्धियाँ हैं वो भी एकदम कॉमन मैन को राहत देने वाली है। तो मुझे लगता है ये सारी की सारी स्वीकार्यता बड़ी है जी। और उसमें ये आंकड़ा एकदम पार करता हुआ नजर आता है। और उदयपुर में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड बना रही है ऐसा लगता है। जी, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अगर आप अपने आप को देखते हैं तो क्या वो मुद्दे आपके सामने नज़र आए जिन पे काम हो चुका है और क्या वो मुद्दे हैं जिन पर काम होना बाकी है जो आपकी इच्छा रखते हैं आप या फिर जो मतदाता आपसे इच्छा रखते हैं? मुझे लगता है कि एक क्षेत्र की जो आवश्यकता है, हम राजस्थान में हैं, राजस्थान में पानी सबसे बड़ी बात है। पानी की पूर्ति, पानी की आवश्यकता वो ठीक है, पेयजल के लिए तो अपनी बात है ही, वो तो हो जाती है, लेकिन जो वेजिटेशन है, जो क्रॉपिंग है और तीसरी फसल लेने वाली बात है, मुझे लगता है जल संरक्षण बहुत बड़ा एक विषय निकल कर आता है। तो ये एक तो सहज नज़र आता है और दूसरा विरासत के साथ यहाँ पर प्रकृति का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो पर्यटन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय दिखता है कि यहाँ ये एक चलेगा। और आप सर्वे वगैरह देख लें, कुछ मैगजीन्स की रिपोर्ट्स वगैरह देख लें तो उदयपुर बहुत आकर्षक शहरों में से है, एशिया के टॉप शहरों में भी रहा है, ऐसा भी कहीं पढ़ने में आता है। तो विरासत के साथ दौड़ते हुए ये पर्यटन वाला विषय भी बहुत तेज़ी से नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिणी भारत की तरफ जो है पलायन है, स्थानीय स्तर पर कोई ना कोई रोजगार के अवसर पैदा हो उसके लिए भी नज़र आता है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तो ये भी नज़र आता है कि जनजातियों पर बहुत काम होना चाहिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात है, पैसा एक्ट की बात है, ये बड़े हैं, वन बंधु है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, वन धन योजना है उसकी बात है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही है, एकदम सामने नज़र आ रही है। इन पर यदि काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा जी। आपको किताब पढ़ने में काफ़ी रुचि है, आदिवासी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप काफ़ी प्रयास करते रहते हैं, तो ये एक मुहिम है या फिर सिर्फ शौक़ है आपका? मुझे लगता है कि स्वाध्याय एक पद्धति है जी, कि आप अपने जो ज्ञान परंपरा है उसको कैसे समृद्ध करें। तो एक सहज सी आवश्यकता महसूस होती है कि कुछ कमी तो है, शायद हमें पता नहीं। लोगों से बात करते हैं तो उसमें लगता है कि संवाद में कि हाँ हमें अभी भी कुछ पता नहीं है जी। तो उसकी तलाश में फिर एक यात्रा निकलती है जी। और पिछले कालखंड में ये हुआ है कि विमर्श का मैं एक विद्यार्थी के रूप में मैंने अपने आप को थोड़ा डेवलप करने की कोशिश की। तो लगता है कि रोज़ अपने आप के साथ बात करनी पड़ती है, अपने आप का प्रबोधन करना पड़ता है कि हाँ ये बात ढंग से मैं नहीं रख पाया। तो वो एक विचार था, उसको लेकर फिर आगे चलते चले गए और फिर जनजाति विषयों पर, जनजाति समाज को भी कई विषयों पर प्रभाव का एक आभास होता है। ये नगरीय जो चिंतन है वो अपने आप में एक अलग बात है, ग्रामीण चिंतन अपने आप में बात है। विगत काल में आपने ये देखा होगा कि औपनिवेशिक जो षड्यंत्र थे, औपनिवेशिक लेखन जो काम था वो डिवाइड एंड रूल वाला था। तो उसको जब जैसे जैसे देखते चले जाते हैं, समझते चले जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत मौलिक जो रेफरेंस है उसके अंदर जाना पड़ता है। आपने जनजाति विषयों के बारे में कभी जीएस धुरिया का रेफरेंस नहीं सुना होगा। वो अपने आप के जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहते हैं, लेकिन उसको कभी उल्लेख नहीं किया, क्योंकि जो 1970 के कालखंड में वामपंथी चिंतकों ने जिस प्रकार से अकादमिक जगत में कब्जा किया और एक रेफरेंसेस क्रिएट कर लिए, उन रेफरेंसेस को क्रिएट होने के बाद फिर वापस आगे के शोध हुए वो उसी पर सीमित रह गए। लेकिन जीएस धुरिया को पढ़ना चाहिए, वो 1928 का रेफरेंस था, शोध परक था। तो ये सारी बातें हैं, उसको देखते देखते आगे यात्रा चलती गई। हर बार एक प्रश्न सामने निकल कर आया, उस प्रश्न की खोज में फिर एक आगे बढ़े तो फिर एक नया प्रश्न आ गया। तो मुझे लगता है उस क्रम में आगे बढ़े तो कई जो प्रकाशक हैं उनका अपना उसका कलेक्शन, उसको खरीदना, देखना, आगे बढ़ना। फिर आधुनिक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो कालखंड आया तो उसमें हर विषय पर एक नए सिरे से 360 डिग्री एंगल पर सोचने, चिंतन मनन का क्रम चला। तो अगेन फिर एक आवश्यकता महसूस हुई। तो ये एक यात्रा है जिसको करते चले गए और फिर किताब लाते चले गए, जमाते चले गए। एक छोटी सी लाइब्रेरी हो गई 4500 किताबों की। तो ये एक मुझे लगता है यात्रा ही है जी। सर, जिस तरह से ताराचंद जी अपने भाषणों में इन दिनों कह रहे हैं कि वो 10वीं क्लास में थे तब उनकी माताजी ने कुछ कहा था और तब से वो कांग्रेस में या उनकी रुचि है या कांग्रेस को वो पसंद करते आए हैं। आपकी पृष्ठभूमि क्या रही? आप संघ से जुड़े रहे हैं या किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी आपको अच्छी कब लगने लग गई? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक यात्रा है, चल रहे हैं और किसी ने राम राम के दिया, राम राम बोल दिया, किसी ने हरिओम के दिया, हरिओम बोल दिया। ये जो विविधता है, ये एकात्म भाव है, कहाँ हम किसी को याद करते हैं, ये एक सहजता, ये यात्रा है, क्रम चलती है। इसमें
एकदम चिंतन मनन की दृष्टि से हम एकदम नियोजित ढंग से कुछ सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई एकदम शुरू हुआ है। एक अलग अलग कालखंड में चीज़ें हुई। लेकिन 1986 में जब मैं क्लास 6 में देवगढ़ में आश्रम हॉस्टल में था, शाम के टाइम में हिम्मत सिंह जी भाई साहब थे, वो एक ध्वज है और ध्वज के सामने एक मैदान है, मैदान में वहाँ पर वो अकेले खड़े रहते हैं, हमारा इंतज़ार करते थे कि आप लोग शाम के टाइम में आओ, यहाँ पर हम लोग गेम खेलेंगे। और शाम के टाइम में फिर जब गेम खत्म होता है तो कुछ प्रसाद टाइप, कुछ चॉकलेट टाइप कुछ खिलाते थे, गेम खिलाते थे, जिसमें राष्ट्रीय हमारे जितने भी प्रतिमान है, जितने नायक हैं, उनकी बातें भी होती थी खेल खेल में, और फिर ध्वज प्रणाम करते थे। तो वो उस टाइम चलता था, तो मुझे एकदम पता नहीं था वो क्या हो रहा है, लेकिन ये कि अच्छा लगता था। बाद में जब पता चला तो वो तो शाखा थी जी, तो हमें बताया नहीं गया था कि ये एक शाखा है। लेकिन हिम्मत सिंह जी भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, राष्ट्रीय नायकों की बात कर रहे हैं, ध्वज वंदन है, मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक क्रम है जिसमें समाज के काफ़ी अग्रणी जन है, अग्रणी संगठन है, विशेष तौर पर संघ है, वो इतने विस्तृत स्तर पर सामाजिक मतलब एक जो मंच है अलग अलग, उसमें जाके काम करते हैं, ठेठ देहात में जाके काम करते हैं, तो वो एक यात्रा है, वो चलती चली जाती है। और आपको सहज रूप से अच्छा क्या लगता है उसमें आप जुड़ते चले जाते हैं, मुझे लगता है यही है। बाकी परिवार का अपना एक वैचारिक तंत्र है कि व्रत हो रहे हैं। माता जी जो है उन्होंने 16 वर्ष तक मनसा वासा व्रत कथा की थी जी, तो वो कथाओं का भी एक क्रम था। पढ़ने के लिए मुझे बता देते, चला आजा बैठ कथा सुना, मुझे मेरा व्रत है तो आपको कथा सुना नहीं है, माता जी की आज्ञा है। फिर उसके बाद ये चला तो ठीक, मैं भी व्रत करूँगा। 4 साल तक मैंने भी मनसा वासा व्रत किए और फिर कथा सुनी। अच्छा, विद्यालय में थे तो वहाँ चले गए तो कथा चले, फिर आगे क्रम चलता जाता है। ये मुझे तो समाज सिखाता है, परिवार सिखाता है, परिवेश सिखाता है, और फिर पता चल रहा है ये तो सहज जीवन है। ये हमारी ज्ञान परंपरा भी है, आध्यात्मिक चिंतन की भी परंपरा है, और ये बहुत सुदृढ़ है। आप इसमें देखेंगे कि एकात्मकता भी है जी। आप जैसे पिछले दिनों में नासिक था, वहाँ बात कर रहा था कि हम लोग 3 जा रहे थे गाड़ी में बैठ के। मैंने कहा वैसा 3 नहीं जाते, वहाँ के मिलिंद खत्ते जी उनको मैंने कहा तो हम कैसे वैसा, मेरे पिताजी ने ना कह रखा 3 नहीं जाते, 4 होंगे तब जाके, किसी चौथे को बुलाओ। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और फिर उसको थोड़ा पानी वानी उसके ऊपर डाला, फिर उसको जेब में डाला, करके अपन 4 हो गए। तो ये पद्धति है। अपने यहाँ 3 तेरे बात मेरे बोलते हैं, और नासिक में बोलते हैं 3 तिगड़ा बात बिगड़ा, है ना। ये क्रम है, मुझे लगता है पूरे भारत भर में जिससे भी आप किसी एक विषय पर बात करोगे यही विचार वहाँ पर भी है। भाषा बदल रही, बोली बदल रही, बात रखने का तरीका बदल रहा है, लेकिन बात सब जगह पूरे भारत में एक है। ये यात्रा जो है मुझे लगता है पूरे भारत को समझने की यात्रा है जी। नठारा पाल की अगर बात करें, धराल माता से जुड़ा हुआ वो इलाका है, कटारा जाति के जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, इसके पीछे क्या है, क्या वो बताएं, आप बताइए दर्शकों को। सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी समाज के अलग अलग अंग हैं, उनमें गोत्र व्यवस्था है। गोत्र किसी ऋषि से शुरू होगी, किसी महापुरुष से शुरू होगी, ऐसा एक मेरा जो गोत्र है वो कटारा गोत्र है। वो कटारों की जो कुलदेवी है वो धराल माता जी है, वहाँ विराजते हैं। मूल रूप से धराल माता जी के पीछे की कहानी देखेंगे तो आशापुरा जी माता जी तक जाती है, आशापुरा जी के पीछे जाते हैं तो दुर्गा माता जी के वहाँ तक जाती है। ये सारा क्रम है, और ये हम सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो आज भी परिवार में कोई अच्छी बात होती है, अच्छी खबर होती है, किसी का विवाह आयोजन होता है या प्रसादी कर रहे हैं, तो जो कुछ भी कर रहे हैं तो माता जी को याद करके करते हैं। तो कुलदेवी को मानने पूजने की जो एक परंपरा सी है, तो उसी के तहत धराल माता जी को पूजने के लिए वहाँ हम लोग गए थे, दर्शन करने के लिए गए थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, जैसे प्रधानमंत्री जी का मान वो सारा आशीर्वाद मिला, तो उससे कहा माता जी को एक बार प्रणाम करके आते हैं, इसलिए हम लोग धराल माता जी गए थे। और पूरे क्षेत्र के जितने कटारा गोत्र की जो समाज के लोग हैं वो सारे वहाँ पहुँचते हैं जी। 84 और दरियावत की बात करें तो वहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं, और क्या समझते हैं आप, मतलब क्या मानते हैं भारत आदिवासी पार्टी के जो संविधान है, जिस तरह से वो मैदान में उतरी, आपकी पार्टी है, कांग्रेस है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सुनियोजित ढंग से एक कैडर बेस पूरी तरह कार्यकर्ताओं की एक निष्ठावान पार्टी है, सारी व्यवस्थित पार्टी है। धारा है कि एक आदेश है, एक व्यवस्थित सारी चीज़ें आएंगी, और एक बड़ा लंबा इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को जब स्थापना हुई तब से लगाकर पूरा एक विचार धारा है जिसको लेकर आगे बढ़ते हैं, और उसी में बंधे रहना, उसी में प्रशिक्षण लेना, उसको समझते जाना रोज़ की एक यात्रा है। लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं बीटीपी, बीएपी, ये वो बीटीपी के रूप में आए थे और फिर आगे जाके बीएपी हो गए जी। और आजकल चर्चा है कि वो भीम ट्राइबल कांग्रेस बीटीसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है वो एक ऐसा तंत्र है। आप उनको पूछिए कि आपके जो बड़े नेता हैं वो कौन जी, आपका दिल्ली में कौन जी, आपका जयपुर में कौन, आपका उदयपुर में कौन, तो पता चलेगा कोई नहीं। बस
एक विचार आया, एक्साइटमेंट आया और कुछ होता चला गया, ऐसा मुझे लगता है। और फिर उसमें ये भी लगता है कि जिस ढंग से ये विचार को रख रहे हैं उससे थोड़ा ट्रेंड मिलता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी। ये कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं, इनका मार्केटिंग का सबसे बड़ा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एक बार कह के देखें आदिवासी ईसाई नहीं, जी। एक बार बोल के देख लें, इनका सारा फंडिंग जो इंटरनेशनल लेवल से आ रहा है सारा बंद हो जाए, जी। इनकी दुकान बंद हो जाए, ऐसा समाज से विचार आ रहा है। एक बार बोल के देखें, ये बोल नहीं सकते। जी। तो अल्टीमेटली किस बात की मार्केटिंग कर रहे हैं। जी। फिर अब इनका क्रोनोलॉजी भी देखिए कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में कार्यभार संभाला। उसके बाद इनका जन्म हुआ, इनका जो पैतृक संगठन है आदिवासी परिवार, वो इन्हीं बातों को करता है। वो बहुत भ्रम फैलाता है, इतने सारे भ्रम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी। है ना, कभी कहते हैं आईपीसी लागू नहीं होती आदिवासी के ऊपर, कभी कहते हैं हम भारत सरकार है, कभी कहते हैं कि हमारे राजस्थान में 6वीं अनुसूची लागू होनी चाहिए, कभी कहते हैं कि बस ये सारा जो विचार आता चला जा रहा है, ये सारा भ्रामक है। जी। तो उसका जब खुलासा करते हैं, एक एक बिंदु को देखते हैं, तो लगता है कि पूरा का पूरा जो है भ्रमजाल फैला के कुछ युवाओं को भ्रमित किया है। बस उनके विचार को, उनके उसको बांध दिया, एक थॉट जैसे सम्मोहन करना क्रिया होती है उस टाइप से बांध दिया है। और उनके जो सारा है जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो तो अपने आप में एक सनातन धर्म संस्कृति वाली है, लेकिन यहाँ पर ये एक तरफ ले जा रहे हैं। जी। लगता है अलगाव है, लगता है विखंडन है, लगता है सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के विरोध में है, लगता है ये विचार अराष्ट्रीय है, कई बार लगता है कि ये विचार क्रिश्चियनिटी को प्रेरित है। जी। लगता है ये सारा समाज की तरफ से निकल कर आता है, तो उसमें कोई बात चला दी और बाकी बात आगे बढ़ गई, ऐसा मुझे लगता है। ये एक आप देखते हैं इन दिनों फागुन के महीने में और यहाँ अपने क्षेत्र में भूताड़ी आते हैं, हवा आती है, बवंडर आता है, कपड़े उठा के ले जाता है, पत्ते उड़ा के ले जाता है, और जो चारा है उसको उड़ा के ले जाते हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं, और फिर उसके बाद फिर वापस लोग संभलते हैं, देखता पता चलता कौन आया था, क्या हुआ। तो इसी टाइप का एक विचार लगता है जी, कोई व्यवस्थित नहीं है जी। अगर ताराचंद जी ऐसा कुछ कह रहे हैं तो आप उनसे पूछिए जाके कि आप केवल 5% लोगों की बात करोगे, 95 की बात करोगे जी। 5% के लोग बात करते हो तो आप ईसाइयत के साथ खड़े हो, आप रहिए उनके साथ में जाके। लगभग 5% के आसपास धर्मांतरित हुए, वे एसटी में भी हैं और माइनॉरिटी में भी हैं। बेनिफिट लेना होता है एसटी का तब यहाँ आ जाते हैं, और माइनॉरिटी है ही। अगर ताराचंद जी ऐसा कुछ कह रहे हैं तो आप उनसे पूछिए जाके कि आप केवल 5% लोगों की बात करोगे, 95 की बात करोगे जी। 5% के लोग बात करते हो तो आप ईसाइयत के साथ खड़े हो, आप रहिए उनके साथ में जाके। कुछ परिवार की कंपनियां हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उनके सरनेम देखिए वो वैसे के वैसे चल रहे हैं, विजन नहीं है तो भी चल रहे हैं। कुछ बात तो होनी चाहिए, स्वीकार तो करना पड़ेगा कि ये युग मोदी जी का युग है, स्वीकार तो करना पड़ेगा कि राष्ट्र जो है वो चल पड़ा है उस रास्ते पे जो परम वैभव को खोया था उसको वापस प्राप्त करना चाहता है। तो ये सोचना तो पड़ेगा कि उसके साथ साथ ही विरासत के साथ विकास भी चाहिए। जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित करके उनको जन्मजात अपराधी घोषित करने की बात किसने कही थी? ये सारा जो एक डिवाइड एंड रूल वाला जो लॉ था वो है। हाँ, आज फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वो एनफोर्स होना चाहिए, और एनफोर्स होने के लिए इंडिविजुअल पट्टे की बात हम नहीं करते, कम्युनिटी राइट की बात क्यों नहीं करते कि अनुसूचित क्षेत्र में कोई पता नहीं मिला, जो आप यहाँ से 750 किलोमीटर दूर से एक जमींदार मीणा को लेकर वे जो ये कहते हैं कि हम बीएपी हैं, हम वो वाली पार्टी, हम जनजातियों के लिए बात करते हैं। उस दिन वो कहाँ गए थे जब द्रौपदी मुर्मू आदिवासी की एक बेटी को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता, उस दिन वोटिंग होनी थी और इनके 2 एमएलए थे, उनमें से एक एमएलए गोदली ओढ़कर अपने क्षेत्र में सोया हुआ था, वो दूसरा जो है ना वोट किसी और को दे के आया।